हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज से अपन एक स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस इनसाइड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड द डिवाइस व्हिच विल बी स्टडिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज गोना बी सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के कई अलग अलग पोर्शंस हैं, तो मैं थोड़ा सा लेआउट दे दूं कि आज की इस वीडियो में आप किस पोर्शंस पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना, आज की इस वीडियो में मेरा बेसिक फोकस होगा केवल डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड बाय द सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। चाहे वो डिप्लीशन रीजन में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसको मैं आगे जाके बोलूंगा रो वी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो, जिसको आगे जाके बोलूंगा मैं ई, या फिर बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन जो मेरे पास एक बिल्ट इन पोटेंशियल वीबीआई का कंसेप्ट होगा। ये सब के सब मैं आज पूरे के पूरे इस वीडियो में विथ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द प्रॉपर डेरिवेशन कवर करने जा रहा हूं। तो याद रखेंगे, अगर मैं यहां लेआउट लूं कि कायदे से इस वीडियो में कवर क्या करोगे, भाई मेरे को यह क्लियर है कि इस वीडियो में मेरा जो फोकस होगा वो केवल क्या होगा, डिप्लीशन रीजन होगा। डिप्लीशन रीजन किसका? ऑब्वियसली सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का। डिप्लीशन रीजन में किस किस चीज की स्टडी करेंगे? सबसे पहले हो सकता है आपके डोपिंग प्रोफाइल की स्टडी करेंगे, तो आप स्टडी करेंगे डोपिंग प्रोफाइल की। डोपिंग प्रोफाइल के बाद आप स्टडी करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अक्रॉस दी डिप्लीशन रीजन, जिसको मैं बोल सकता हूं रो वी। आप ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, और लिख रहे हो तो अलग अलग पॉइंट बना के लिखना। तो डिप्लीशन रीजन में आप किसकी स्टडी करेंगे? सबसे पहले होगी डोपिंग प्रोफाइल की, उसके बाद होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, उसके बाद होगा बैंड बैंडिंग, उसके बाद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। कहां से आ रहा है आप आगे देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, और साथ में आप बात करोगे बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफर्ड बाय द गिवन सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। तो इन सब पूरे के पूरे अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, इसका मैं प्रॉपर डिटेलिंग लूंगा। और आप ये देखेंगे, जब आप रो वी विच इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को उसके एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी बिल्ट इन पोटेंशियल से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इन कनेक्शन को सिमुलेट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक गिवन थ्योरम है, और वो होगा आपका पोज़ाई इक्वेशन। तो मैं यहां बात करूंगा थोड़ा सा पोज़ाई इक्वेशंस के बारे में, जो क्या करेगा, रो वी विच इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वी बिल्ट इन पोटेंशियल से। ठीक है, साथ में मैं बात करूंगा डिप्लीशन विड्थ कि डिप्लीशन विड्थ ओवरऑल, अगर बाय द वे डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू अगर मैंने W देखी, तो कायदे से डिप्लीशन विड्थ किस डायरेक्शन में ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, कि इसका पेनिट्रेशन P के साइड में ज्यादा है, N की साइड में ज्यादा है, या दोनों साइड क्या है, बराबर है। सो बेसिकली आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ को मैंने क्या लिखा है यहां पर, W लिखा है, विच विल हैव द टू पार्ट, द फर्स्ट पार्ट द पेनिट्रेशन टुवर्ड्स N साइड एंड द पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द P साइड। विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो मेरे हिसाब से एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए कि आज की इस वीडियो में आप कवर क्या करेंगे। तो ध्यान देना, आपकी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हो सबसे पहले डोपिंग प्रोफाइल की कायदे से अगर आपने एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड लिया है तो डोपिंग प्रोफाइल पी साइड और एन साइड में कैसी होगी। दूसरा, डिप्लीशन रीजन में वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो वी कहां से आया तो कितना आया। रो वी आपको जैसे ही मिला, पोज़ाई इक्वेशन से रो वी को कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से आसानी से निकाला जा सकता है उस डायोड का बिल्ट इन पोटेंशियल वे बिल्ट इन। और इन दोनों को रिलेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में डिटेल में पढ़ना है, पोज़ाई इक्वेशन, उसका थोड़ा सा मैं आपको क्या दूंगा, प्रारूप दूंगा। एंड एट लास्ट विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द बैंड बैंडिंग। बैंड बैंडिंग मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कभी भी कंडक्टिंग बार हो या सेमी कंडक्टिंग बार के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परसिस्ट करता है, चाहे वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, खुद से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस केस में आई हैव सीन देयर इज बैंडिंग इन बैंड। आइदर यू टेक EC which is nothing but the lower energy of the conduction band, either you take EV which is nothing but the upper energy of the valence band, there will be a bending in band। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, बैंड बैंडिंग के बारे में बात करूंगा। और लास्ट में बात करने जा रहा हूं डिप्लीशन विड्थ हैव द two different component, the first depletion towards the N side and the second is going to be depletion towards the P side, and their sum is nothing but W. So we'll see which will be dominating more, or how the X and XP will be affected when the doping has been changed. ठीक, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आज की क्लास में मैं कवर क्या करने जा रहा हूं। चलिए, तो ये कवर करने से पहले तो मैं ये देख लूं कि डायोड है क्या, या सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है क्या। तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड आप देखेंगे तो कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास क्या होते हैं, दो लेयर होते हैं,
दो लेयर होते हैं। बाय द वे आपका लेफ्ट जो लेयर है इट्स मेड ऑफ पी टाइप एंड राइट का जो लेयर है इट्स मेड ऑफ एन टाइप, और इससे आपने दो क्या किए हैं, ओमिक जंक्शन बाहर निकाले। ओमिक जंक्शन क्या है ये आगे देखूंगा। और जो P से निकला हुआ टर्मिनल है उसको हम एनोड बोल सकते हैं, और सिमिलरली N से जो निकला हुआ टर्मिनल है उसको क्या बोल सकते हैं, कैथोड बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने लेफ्ट के रीजन को P टाइप बनाया है और राइट के रीजन को N टाइप बनाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एक बेस मटेरियल लिया होगा पूरा का पूरा ये बार, और आपने लेफ्ट में जो डोपिंग की है किसकी की है, ट्राइवेलेंट की या फिर एक्सेप्टार इंप्यूरिटी की, और सिमिलरली राइट में जो डोपिंग की है आपने किसकी की है, डोनार इंप्यूरिटी की, N ऑफ D की। अब यहां ध्यान देना, इफ द टू काइंड्स ऑफ मटेरियल, यहां क्या है, ये पी टाइप का या एन टाइप का, या फिर सेम काइंड ऑफ द मटेरियल विद द डिफरेंट डोपिंग प्रोफाइल, ये हो सकता था Na का अगर बाय द वे डोपिंग वैल्यू जो है पी साइड में अलग है और सिमिलरली एन साइड में अलग है। सो अगर बाय द वे Na एंड Nd देयर आर डेफिनेटली टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन, और इसको बोला जाता है मेटलर्जिकल जंक्शन। व्हाट इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड मेटलर्जिकल जंक्शन। जंक्शन, मेटलर्जिकल जंक्शन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ओवरऑल ये समझ में आया कि साहब आपने क्या किया है, लेफ्ट में एक अलग लेयर लिया है जो क्या है आपका पी टाइप का है, राइट में एक अलग लेयर लिया हुआ है जो क्या है एन टाइप का है, और दोनों क्या है, केमिकली कंबाइंड है, दे आर नॉट फिजिकली कंबाइंड। फिजिकली कंबाइंड का मतलब ये नहीं कि आपने पी टाइप मटेरियल लिया और एन टाइप मटेरियल लिया और इसको ग्लू से जोड़ दिया, नो, दे आर केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का बेसिक मतलब मैं थोड़ी देर में देखने जा रहा हूं, और जहां ये मीट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, और जंक्शन को मैं बोलता हूं मेटलर्जिकल जंक्शन। तो जंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि Na-Nd से ही बने, कल के दिन जंक्शन शायद Na और Na+ से भी बन सकता है। गेट में इससे प्रॉब्लम आने लगे हैं। Na और Na+ का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला जो है पी साइड है और राइट वाला भी जो है वो पी साइड है, लेकिन लेफ्ट में जो डोपिंग है वो क्या है, लाइटर इनसाइड है, और राइट में जो डोपिंग है वो क्या है, हायर इनसाइड है। सिमिलरली ये प्रॉब्लम इवन ये भी हो सकता था N ऑफ D और यहां क्या N ऑफ D+। तो ओवरऑल ये है कि जंक्शन का फॉर्मेशन तब होगा या तो आपके पास क्या हो, अनलाइक डोपिंग हो, इसका मतलब एक तरफ Na है एक तरफ Nd है, या फिर अगर लाइक डोपिंग है तब भी उनके कंसंट्रेशंस जो होने चाहिए डोपिंग के वो अलग अलग होने चाहिए। लाइक इट इज Na विच इज Na+। बाय द वे यहाँ Na है 10⁻15 के रेंज में और यहाँ है 10⁻17 के रेंज में। सिमिलरली Nd है यहाँ पर 10⁻13 के रेंज में, Nd+ है यहाँ पर 10⁻15 के रेंज में। तो आज के बाद से ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आगे कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल जरूर लेके बताऊंगा, क्योंकि इससे दो प्रॉब्लम गेट में आ चुके हैं। यूजुअली बच्चा केवल ये समझता था कि सर P और N या फिर Na और Nd की डोपिंग करने से ही जंक्शन का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं। लेकिन अगर आपने लाइक चार्जेस या फिर लाइक मटेरियल्स की भी डोपिंग की है बट देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द डोपिंग इज डिफरेंट, देन ऑल्सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेटलर्जिकल जंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ब्रैकेट में डाल लेंगे ये। तो यहां क्या होगा, आपका मेटलर्जिकल जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। तो यार मैं कुछ फटाफट क्या लिख लूं, इंपॉर्टेंट इनपुट्स लिख लूं रिगार्डिंग द डायोड। तो डायोड आज के बाद से ध्यान देना, कितने लेयर्स हैं इसमें भाई, 2 लेयर्स हैं। कितने टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल हैं। कितना जंक्शन है, 1 जंक्शन है। तो मैं लिख सकता हूं डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। किस खुशी में नॉन लीनियर डिवाइस, कल आप आगे जाके देखेंगे इनका VI कैरेक्टरिस्टिक जब देखेंगे, सो विल गेट टू नो एज द वोल्टेज इंक्रीजेस इन अ फॉरवर्ड बायस द करंट यूज्ड टू इंक्रीज इन एन एक्सपोनेंशियल फैशन, सो डेफिनेटली इट्स नो मोर अ लीनियर डिवाइस। सो इज अ नॉन लीनियर डिवाइस कॉमा पैसिव। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल ऑलवेज कंज्यूम द पावर, नेवर इट इज गोइंग टू डिलीवर द पावर। वैसे भी क्या है, ये डायोड है, कोई पावर सोर्स तो नहीं है जो आपके रेस्ट ऑफ द सर्किट के लिए क्या करेगा, ये पावर सोर्स की तरह काम करेगा। जिसका मतलब डायोड हमेशा क्या करने जा रहा है, पावर कंज्यूम करने जा रहा है। इट विल ऑलवेज कंज्यूम द पावर, कंज्यूम। ठीक, नेक्स्ट 2 टर्मिनल देख सकते हैं आपके पास क्या है, 2 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल, इसमें से एक जो है वो क्या है, एनोड है, एक क्या है, कैथोड है। 2 लेयर, इसमें से अगर एक लेयर देखते हैं तो क्या है, पी साइड है, और एक क्या है, एन साइड है इन जनरल, और इवन इट कुड बी Na+, Nd+। सिंगल जंक्शन डिवाइस।
तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अगर बाय द वे मैं एक छोटा सा लेआउट लिखूं कि सिंपल पीएन जंक्शन डायोड्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो ये समझ में आएगा कि सबसे पहली बात तो नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट नो मोर गोना बी लीनियर इन नेचर। पैसिव है, पैसिव होने का सीधा सा मतलब ये है कि डायोड हमेशा पावर कंज्यूम करेगा। पावर कंज्यूम करने का अगर आप फंडामेंटल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कभी भी आपने सिंपल पीएन डायोड में करंट का डायरेक्शन आई इधर लिखा है और इधर प्लस और माइनस क्या लिखा है, वीडी लिखा है। मारो गोली भाई, अगर करंट कहां से इंटर कर रहा है, प्लस टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि देयर विल बी अ कंजम्पशन ऑफ पावर बिकॉज द पी विल बी पॉजिटिव। वो तो छोड़ दो, कल के दिन अगर आपने जेनर डायोड भी लिया, जेनर डायोड में यहां नहीं पढ़ रहा, जेनर डायोड में आपने इसको प्लस और माइनस क्या लिया है, वीजेड लिया है और ऊपर से करंट आईजेड लिया है। क्यों? इसके पीछे रीजन भी था, क्योंकि ऊपर से करंट अगर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है या फिर कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है, ये रिवर्स बायस में हो सकता है, ब्रेकडाउन में हो, लेकिन उस समय आपने ऊपर प्लस और नीचे माइनस लिया है, क्योंकि अभी भी वीजेड के पॉजिटिव पोलैरिटी से आईजेड इंटर कर रहा है, स्टिल द पावर इज पॉजिटिव। और पावर अगर पॉजिटिव होगा ना, तो आप ये मान के चलते हो कि देयर विल बी अ कंजम्पशन ऑफ पावर। सो आप ये मान के चलो, अभी तो मैं केवल कंसंट्रेट कर रहा हूं किस पे, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड पे, लेकिन डायोड जितने भी फैमिली हैं वो हमेशा क्या करेंगे, पावर कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब जहां से करंट इंटर होगा वो कहीं ना कहीं क्या लेके चलते हैं अपन, पॉजिटिव पोलैरिटी फॉर कीपिंग पावर टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब पावर का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। इज इट पार्ट क्लियर? तो अगर मैं सिंबॉलिकली देखूं, सिंबॉलिकली आपका सिंपल पीएन डायोड दिखता कैसा है, तो सिंपल पीएन डायोड सिंबॉलिकली इज रिटन इन दिस वे, और ये होगा आपका एनोड और इसको बोल सकते हो आप कैथोड। इज इट पार्ट क्लियर? ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड। यार एक चीज ध्यान देना, मैंने आज के पूरे प्रॉब्लम में एक बेसिक अजम्पशन किया हुआ है कि आप जो डायोड ले रहे हैं ना, वो यूनिफॉर्मली डोप्ड डायोड हैं, यूनिफॉर्मली डोप्ड डायोड है। डायोड यार, यूनिफॉर्म डोप डायोड का मतलब ये है कि अगर आप पी साइड जाएंगे तो Na जो है वो फंक्शन ऑफ x नहीं है। इसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पी साइड द Na इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड सिमिलरली जब आप n साइड जाएंगे तो थ्रू आउट द लेंथ in n side the Nd is a constant quantity, it's no more function of x। मैं ये बोल सकता हूं, या फिर यहां जो डोपिंग है p side is uniformly same and similarly जो n side है वो क्या है, यूनिफॉर्मली सेम है। तो आज के बाद से ध्यान देना, जो मेरा बेसिक असम्पशन होगा आज के पूरे कैलकुलेशन के लिए वो होगा यूनिफॉर्मली डोप्ड केस। यूनिफॉर्मली डोप्ड केस का मतलब ये है कि बाय द वे मैंने क्या किया, यहां ये मेरा क्या है, p साइड है और ये मेरा क्या है, n साइड है। p साइड है और n साइड है, तो यहां बेसिकली यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब ये होता है, पी साइड में डोपिंग किसका करेंगे आप, डेफिनेटली Na का करेंगे, और n साइड में डोपिंग आप किसका करेंगे, Nd का करेंगे। बाय द वे मैंने एक कर्व बनाया है Na माइनस ऑफ Nd। लेफ्ट में तो क्लियर है कि आप डोपिंग क्या करोगे, Na का ही करोगे, तो Na माइनस Nd लेफ्ट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और राइट के लिए Na माइनस Nd क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि राइट के लिए तो Na का सवाल ही नहीं उठता, वहां डोपिंग कहीं ना कहीं N ऑफ D का होना चाहिए। तो मैंने एक कर्व कुछ ऐसा बनाया, ये देखो, क्या समझ में आया? इसका मतलब जब आप कहां जा रहे हैं, पी साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x, आपके Na की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, Nd तो जीरो है लेफ्ट में। सिमिलरली अगर आप राइट में जाते हैं तो Na तो जीरो होगा कहां, n साइड के लिए, जो Nd है वो निगेटिव है, और मोर ओवर एज द स्पेस x इज चेंजिंग, सी मैग्नीट्यूड इज नाइदर गोइंग डाउन नाइदर गोइंग अप, पुट टुगेदर आपका Nd की वैल्यू भी क्या है, फिक्स्ड है, या क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, कभी भी मैं यूनिफॉर्म डोपिंग का केस बोलता हूं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डोपिंग एट पी साइड, डोपिंग एट n साइड विल बी यूनिफॉर्मली सेम। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता था, यहां हो सकता था 10 to the power 15 और यहां हो सकता था 10 to the power 16। ठीक, तो ये क्या है, डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म डोपिंग का केस है। या फिर दूसरा केस हो सकता था, मैं इसके लिए ब्लू पेन ले रहा हूं, ये हो सकता था 10 to the power 14 और ये भी हो सकता था कितना, 10 to the power 14। यूनिट तो क्लियर है, क्या होगी, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिफॉर्म डोपिंग का मतलब ये भी मत समझना कि सर पी साइड में जो क्या है, n ऑफ a की वैल्यू है 10 to the power 15 है, तो n साइड में भी Nd की वैल्यू 10 to the power 15 होनी चाहिए। नो, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस साइड जा रहे हो ना, वहां डोपिंग का प्रोफाइल जो होगा x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे इस साइड वो n ऑफ a हो, चाहे वो इस साइड क्या हो, n ऑफ d हो। इसका मतलब 10 to the power 15, 10 to the power 16 दोनों क्या है, बल्ले बल्ले, मतलब कि ये क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग का केस है। और सिमिलरली n साइड और p साइड में, n साइड में 10 to the power 14 किसका डोपिंग, डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन का डोपिंग, एंड सिमिलरली p साइड में 10 to the power 14 किसका, एक्सेप्टार इंप्यूरिटी का कंसंट्रेशन। अगर क्या है, सेम है भी, सेम नहीं भी है, बट इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि आपके पास जो क्या होना चाहिए,
डोपिंग कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी भी एक मटेरियल में, किसी भी एक मटेरियल में, चाहे वो पी टाइप का हो चाहे वो एन टाइप का हो, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान देना, गेट में अगर आपको यूनिफॉर्म डोप डायोड का केस नहीं दिया हुआ होगा तो आप ये मान के चलेंगे कि अभी भी वो जो प्रॉब्लम है यूनिफॉर्मली डोप्ड का ही केस है। तो लिख लेंगे नोट if the type of simple PN junction diode doping has not been given, if the type of simple PN junction diode doping profile is not given, assume it to क्या, uniformly doped diode। तो चलिए अब मैं इसी को कंसीडर करते हुए अब एक बड़ा सा क्या करने जा रहा हूं, एक कर्व बनाने जा रहा हूं और उस कर्व से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा पेशेंटली देखेंगे कि है क्या, उसके बाद इस पूरी कहानी को मैं क्या करूंगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। इज दैट पार्ट क्लियर? जिसको मैं रब आउट कर रहा हूं। तो देखो कहानी ऐसी है, अब पेशेंटली पीछे बैठ जाना और मेरे साथ समझने की कोशिश करना सर बता क्या रहे। देखो मैंने क्या किया, एक सबसे पहले एक क्या लिया, सिंपल पीएन बार लिया। यार इतना बड़ा डायोड तो नहीं होगा, लेकिन इनलार्ज करके मैंने जानबूझ के दिखाया है सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रॉ फ्यू ऑफ द ग्राफ्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। यहां मैंने लिया है इसको एनोड और यहां मैंने लिया है इसको कैथोड, ठीक है। इसके मिडिल मोस्ट पॉइंट को, ये P है और N है, बाय द वे P और N यहां जाके मीट करते हैं, मैंने इसको मान लिया है x इज इक्वल्स टू 0। चलो यहां मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 जहां P और N क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। आपके लेफ्ट में पूरा का पूरा जो रीजन है वो क्या है, P रीजन है, और राइट में पूरा का पूरा जो रीजन है वो क्या है, N रीजन है। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0 जो होगा वो क्या होगा, मेटलर्जिकल जंक्शन होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि x लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 ये कौन सा मटेरियल से फील्ड है, P टाइप के मटेरियल से फील्ड है। अब ऐसा भी नहीं कि ये फॉर द लॉन्ग वैल्यू ऑफ x इट विल टिल गो ऑन, ये कहां तक जाएगा, इसके फिजिकल वैल्यू तक जाएगा। और सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 0 ये क्या है, N टाइप ऑफ मटेरियल है, ये क्लियर रखना। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि x इज इक्वल्स टू 0 जो क्या होगा आपके पास, क्या होगा, एक बाउंड्री होगा, उसको मैं बोल सकता हूं मेटलर्जिकल जंक्शन। पहली चीज, दैट्स द फर्स्ट फैक्ट। अग्री करते हैं? इधर P है और इधर क्या है, N है। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर इधर P है और इधर N है तो यहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है, और N साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहां होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, बाउंड्री पे होगा क्या, बाउंड्री के जस्ट पहले क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपके पास होल मेजोरिटी में होंगे और बाउंड्री के जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे। या फिर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे होल मेजोरिटी में है और x इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी पे है। तो अब यहां से डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्यों होगा? डिफ्यूजन एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है जहां चार्ज कैरियर या फिर कोई एक पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, माइग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब होल कहां की तरफ जाएगा, N साइड जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, P साइड की तरफ जाएगा। और मजेदार चीज ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एंड दे विल स्टार्ट रिकंबाइनिंग। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकंबाइन करना चालू करेंगे, और जब ये रिकंबाइन करना चालू करेंगे तो होगा ये कि उस पर्टिकुलर रीजन का आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन क्यों होगा भाई मेरे, ध्यान देना, P जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मैंने पहले पढ़ा। N जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन N से इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ आ गए, P की तरफ। और सिमिलरली P से कुछ होल कहां जा चुके हैं, N की तरफ। वैसे होल तो मूव करते नहीं है, आप मानो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि होल तो एम्प्टी स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां की तरफ मूव किया है तो कहीं ना कहीं पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो ये जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली आयनाइज्ड, और ये जो रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली आयनाइज्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके इंडिविजुअल एटम क्या थे, न्यूट्रल थे, लेकिन भाई ने एक्सेस क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल ये समझ में आता है कि इस पूरी की पूरी कहानी में कुछ नए आपको क्या देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट देखने को मिलेंगे कि आप चाहते तो ये थे कि पूरा का पूरा होल हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हो, बट अब क्या है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन कंसेप्ट। और रिकॉम्बिनेशन करने के बाद क्या होगा, यहां जनरेशन होगा किसका, रिकॉम्बिनेशन करने के बाद यहां जनरेशन होगा आयनाइज्ड एटम का, और यहां जो आयनाइजेशन होगा P साइड में वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये होगा निगेटिवली आयनाइज्ड, और N साइड में जो आयनाइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिवली आयनाइज्ड। रीजन भी बनता है, यहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कहीं ना कहीं यहां चार्ज डिसबैलेंस या परस्यू करेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। सिमिलरली यहां जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा।
बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अब मजेदार चीज ये है, अब थोड़ा समझना, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां निगेटिव चार्ज है तो अब यहां एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा? पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन। देखो बाय द वे मैंने क्या लिया, एक प्लेट यहां लिया, एक प्लेट यहां लिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाय द वे मैं पहले प्लेट में देख रहा हूं, पहले प्लेट में अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे निगेटिव में क्या है, दूसरे अगर प्लेट में अगर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इमिट होते हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ होंगे। और इस प्लेट में अगर निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो सिंक होगा, तो कायदे से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। पहले के कारण बाहर इस डायरेक्शन में, दूसरे के कारण अंदर इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव होगा। क्या होगा, एडिटिव होगा। तो यार देखो, ये माइनस जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, प्लस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास सर अब क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई इंड्यूस्ड क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या है, आपके पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने अप्लाई नहीं किया है। ये क्या है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस देयर इज अ इंडक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब मजेदार चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड हुआ है तो अब इस ई इंड्यूस्ड के कारण जो आपके क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर, चाहे वो होल हो वो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और फोर्स एक्सपीरियंस मैंने पहले भी बताया है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑफ क्यू ई वेक्टर। अगर Q पॉजिटिव हुआ तो F वेक्टर का डायरेक्शन E वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और Q अगर निगेटिव हुआ तो F वेक्टर का डायरेक्शन E वेक्टर डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो यहां क्या रखे हुए हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर, यहां होल रखे हुए हैं। तो होल को कायदे से जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगे किसको, होल्स को, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कायदे से एक ऐसे इक्विलिब्रियम का केस रीच होगा जहां देखेंगे इनका रिकॉम्बिनेशन चलता जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, ये रीजन और क्या होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है। ये और क्या होता जा रहा है, वाइडन होता जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस गोइंग ऑन। और ये जैसे जैसे वाइड होता जाएगा ना, तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू उतना स्ट्रांग होती जाएगी। आगे जाके पढ़ूंगा कैसे ई इंड्यूस्ड पढ़ने जा रहा हूं मैं पोज़ाई इक्वेशन से। क्यों, अगर बाय द वे वाइड होता जाएगा, रो वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रो वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ई ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन ई जैसे स्ट्रांग हो रहा है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम का केस आएगा जब ध्यान देना, ये ध्यान देना, डिफ्यूज होना चाह रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब उसी के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है जो होल को ये बोल रहा है भाई तू इधर मत जा, तो इधर जा। सिमिलर इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है तू इधर मत जा, इधर जा। इसका मतलब जो ई इंड्यूस्ड है ना, वो आपके डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। यही हुआ बात। तो अगर ई इंड्यूस्ड आपके डिफ्यूजन प्रोसेस को अगर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो एक ऐसा थर्मल इक्विलिब्रियम का केस आएगा या इक्विलिब्रियम का केस आएगा जब कायदे से ई इंड्यूस जो हैं पूरे के पूरे होल को इधर माइग्रेट कर चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन को इधर माइग्रेट कर चुके होंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं उसके बाद आपको कायदे से रिकॉम्बिनेशन डिफ्यूजन का केस देखने को नहीं मिल रहा है। और जब ये केस अचीव होगा, मैं ये बोलूंगा कि सर अब आपके पास दो रीजन बन चुके हैं, एक पी साइड में और एक एन साइड में, जहां केवल क्या है, आयनाइज्ड एटम्स रखे हुए हैं, वहां कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन ना होल, और उसको बोलते हैं आप रीजन विच इज डिप्लीटेड फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन और होल। डिप्लीटेड का मतलब भगा दिया गया, निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे रीजन को मैं बोलूंगा डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विथ टुवर्ड्स द पी साइड, एंड इसको बोलूंगा डिप्लीशन रीजन टुवर्ड्स द एन साइड। अग्री करते हैं? तो मैं मान के चल रहा हूं दैट केस हैज बीन अराइव्ड। देखो, तो मैंने एक नया लाइन लिया यहां पर, कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, ये अग्री कर रहे हैं? ये तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये पी साइड में क्या है, डिप्लीशन विड्थ मैंने इसको लिया माइनस ऑफ एक्स पी, और एन साइड में मैंने लिया है इसको एक्स ऑफ एन। तो ध्यान देना, यहां केवल क्या होंगे आपके पास, आयनाइज्ड एटम्स होंगे। यहां क्या होंगे, आयनाइज्ड एटम। यहां माइनस होंगे टुवर्ड्स द पी साइड, यहां क्या होंगे, प्लस होंगे टुवर्ड्स द एन साइड। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां ध्यान देना, यहां कोई भी चार्ज कैरियर मैं मान के चल रहा हूं नहीं है। चार्ज कैरियर केवल कहां होंगे, पी साइड में होंगे और एन साइड में होंगे। पी साइड में क्या होने जा रहा है, होल होने जा रहा है, मैं इसको H प्लस लिख सकता हूं, और सिमिलरली एन साइड में क्या होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होने जा रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूं E माइनस।
तो अब देखो कहानी ऐसी हुई कि ऑल्दो आपने ये बोला था सर पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर होल होंगे, एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, इस रीजन में तो आपके पास मोबाइल चार्ज कैरियर है ही नहीं, यहां आपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिप्लीट कर लिया है, भगा दिया है। तो इस रीजन को मैं आज से बोलने जा रहा हूं क्या, डिप्लीशन रीजन। और इसके विड्थ को मैंने मान लिया है, मान लो W। ये है मेरा क्या, W, डिप्लीशन विड्थ W। ठीक है, तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, W is equals to of xn plus xp। W लिख लेंगे। व्हाट इज द W ओवर देयर? W जो होगा वो होगा डिप्लीशन विड्थ। आप सब लिखते चलेंगे नहीं तो कंफ्यूज करेंगे। ये होगा कंप्लीट डिप्लीशन विड्थ, कंप्लीट डिप्लीशन विड्थ xn, डिप्लीशन विड्थ टुवर्ड्स द एन साइड xp, डिप्लीशन विड्थ टुवर्ड्स द p साइड। तो ये क्या है, डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ, ये है डिप्लीशन विड्थ टुवर्ड्स एन साइड, इन एन साइड। और सिमिलरली ये है आपका डिप्लीशन विड्थ टुवर्ड्स द पी साइड, पी साइड। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? और सिमिलरली ई इंड्यूस जो है वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो चलो एक चीज ध्यान देना, अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट वो होगा कंसेप्ट ऑफ बैंड बेंडिंग। ध्यान देना कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कायदे से आपका EC, EF या EV जो है वो बैंड क्या करेंगे, बैंड करेंगे, प्रोवाइडेड उस सर्टेन रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E परसिस्ट करना चाहिए। और चाहे वो E अप्लाइड हो चाहे वो इंड्यूस्ड हो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E तो परसिस्ट करता है किस रीजन में, आपके डिप्लीशन रीजन वाले पोर्शन में। तो आप इसको और भी चाहो तो लिख सकते हो, ये जो रीजन है ना पूरा का पूरा, ये जो रीजन है ये है डिप्लीशन रीजन। व्हाट इट्स कॉल्ड, डिप्लीशन रीजन। तो ये पूरा का पूरा रीजन है ना जो x कहां से कहां, -xp से लेके x तक, ये है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और इसी को बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन लिख लेंगे। डिप्लीशन रीजन इज फ्री फ्रॉम डिप्लीशन रीजन इज free from any of the mobile charge carrier, any of the mobile charge carrier, it is having only and only ionized non-mobile ions। भाई एटम्स ये मूव नहीं करेंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो आई थिंक दैट पार्ट मस्ट बी क्लियर। तो एक चीज ध्यान देना, अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैंने बैंड बेंडिंग पढ़ा हुआ है, तो बैंड इस डायरेक्शन में क्या होगा, बैंड होगा। चलिए एक चीज ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ना वो केवल -xp और xn के बीच में है, उसके जस्ट इधर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ऑल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसके बीच में परसिस्ट कर रहा है, माइनस और प्लस के बीच में, या फिर मैं बोलूं डिप्लीशन रीजन विड्थ में ही परसिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में या इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है, तो बैंड बेंडिंग वहां नहीं होगा। बैंड केवल किस रीजन में बैंड होगा, व्हेन द x इज इन बिटवीन -xp टू xn। और बैंड किस डायरेक्शन में बैंड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बैंड बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगा। ये पढ़ा हुआ है मैंने। तो मैंने क्या किया, बैंड को बैंड किया। ये देखो ये क्या है, बैंड बेंडिंग। और ये क्या हो जाएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, 0 है। आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा वो केवल किस रीजन में होने जा रहा है, जिस रीजन में चार्ज डिसबैलेंसी अप्रोच की गई है या चार्ज डिसबैलेंसी एग्जिस्ट करता है। E इज नॉट इक्वल्स टू 0, और इसके बाहर वाले रीजन में E क्या है, 0। अदरवाइज E इज इक्वल्स टू 0। ठीक, रीजन भी बनता है क्योंकि -xp से xn के बीच में ही आपका रीजन एक ऐसा रीजन है जहां आपके चार्ज डिसबैलेंसी ऑफर की गई है। इसका मतलब यही एक ऐसा रीजन है जहां रो वी की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आगे देखोगे उसकी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी रीजन में तो रो वी की वैल्यू क्या है, जीरो है। किस खुशी में भाई, ये जो रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये रीजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यही नॉन न्यूट्रल हुआ था बिकॉज देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको निगेटिवली चार्ज कर गए थे और यहां से लीव करके पॉजिटिव चार्ज कर गए थे। तो आप आगे जाके पोसा इक्वेशन में इसको फिर से पढ़ेंगे कि जब जब रो वी की वैल्यू जीरो होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होने जा रही है, परसिस्टिंग टू जीरो होने जा रही है। चलो एनीवेज, फॉर द टाइम बीइंग कीप असाइड। अब यहां ध्यान देना, यहां एक फर्मी एनर्जी का भी कंसेप्ट आएगा। मैंने लिखा है इसको EF,
ये कुछ नहीं है, ये है EC, और वो भी किस साइड में, P साइड में। मैं इसको लिख सकता हूँ ECP। ये है EV, P साइड में EVP, इसको मैं लिख सकता हूँ EC, N साइड में ECN, और इसको मैं लिख सकता हूँ EV टुवर्ड्स द N साइड, आई कैन राइट इट EVN। ये है आपका फर्मी एनर्जी लेवल EF। ध्यान देना, अगर बाय द वे आपने एक्सटर्नली कोई सप्लाई नहीं लगाया है तो EF एट थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी अ कांस्टेंट एनर्जी लेवल। तो EF जो होगा वो कांस्टेंट होगा या फ्लैट होगा। क्यों? रीजन ध्यान रखना, अगर आप फॉरवर्ड या रिवर्स बायस इन फ्यूचर इस पे लगाओगे, फॉरवर्ड या रिवर्स बायस लगाओगे, तब जो EF होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कहीं लिख जरूर लेना, EF एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद इन अ ब्रैकेट विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं लगाया है तो EF जो होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो EF क्या होने जा रहा है? यहां पर कंटिन्यूअस होने जा रहा है। इसका मतलब P साइड में भी और N साइड में भी EF क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। देयर विल नॉट बी एनी ब्रेकेज इन इट। अब चलिए एक रेफरेंस ले लेता हूं मैं EFI का, विच इज नथिंग बट दी फर्मी एनर्जी लेवल इन इंट्रिंसिक फॉर्म। सॉरी, कुछ ऐसा। देखिए, तो यहां से देख के समझ में आ रहा है ये आपका EFI है, और आपका जो एक्चुअल ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो फर्मी एनर्जी लेवल EF रखा हुआ है वो EFI से नीचे रखा हुआ है, और सिमिलरली थर्मल इक्विलिब्रियम में जो EF है EFI से ऊपर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है वो दिखाता है कि N टाइप का है, और ये जो जोन है वो दिखाता है P टाइप का है। दैट इज ऑल्सो ओके। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो मैं अगर देखना चाहूं कि इसका बिल्ट इन पोटेंशियल है क्या, तो बिल्ट इन पोटेंशियल कुछ नहीं होगा। इसमें जो बैंड में नेट बैंडिंग आई है ना, चाहे वो ECP ले लें, EC ले लें या EV ले लें, ये वाला ले लें या फिर ये ले लें या फिर ये ले लें, क्योंकि सबका बैंड बैंडिंग एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप कहीं भी इसका डेविएशन देख सकते हैं। ये होगा आपके किसके बराबर? ध्यान देना, ये होगा आपके V बिल्ट इन के बराबर। लेकिन मैंने जैसे देखा है कि ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना हुआ है एनर्जी के लिए बना हुआ है, तो वोल्टेज को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? आपको Q टाइम्स ऑफ V बिल्ट इन से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई किस वैल्यू के? इस वैल्यू के। तो ये वैल्यू निकालना थोड़ा आसान है मेरे लिए। देखो कैसे, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये मैंने एक्सटेंड किया। मैं चाहता हूं कि दो अलग अलग वैल्यूज में कैलकुलेट कर लूं। पहला, ये इस डिफरेंस को मैंने बोला है, ये किस साइड का है? N साइड का है। तो इस डिफरेंस को मैंने बोला है, ध्यान देना, फाई ऑफ FN। फाई जो है वो क्या है? पोटेंशियल है, जिसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा इसको? Q टाइम्स ऑफ फाई FN। और सिमिलरली इस डिफरेंस को मैंने इन साइड ऑफ F मैंने बोला है फाई ऑफ FP, जो एक वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? Q से। तो मैं जानता हूं कि Q टाइम्स ऑफ फाई FP प्लस Q टाइम्स ऑफ फाई FN इज इक्वल्स टू ऑफ Q टाइम्स ऑफ V बिल्ट इन। और मेरे को निकालना है बेसिकली किसकी वैल्यू? V बिल्ट इन की वैल्यू। तो देख के समझ में आ रहा है यहां से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है फाई टाइम्स ऑफ फाई ऑफ FN, वी कैन टेक अ मॉड ऑफ इट, और साथ में होगा फाई ऑफ FP। मैं ये बोलूं कि दोनों के वैल्यूज जो होंगी उनको क्या करना होगा? मुझे ऐड करना होगा। तो वहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा? बिल्ट इन पोटेंशियल अक्रॉस दी डायोड निकाल पाऊंगा। ठीक, ये निकालना बड़ा आसान है। तो अगर आप रिकॉल करें, आपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हुए थे, देखेंगे तो मैंने ये देखा था कि आपका जो फर्मी एनर्जी लेवल EFI से कितना शिफ्ट हुआ है वो बताता था आपके Na ND की वैल्यूज। ठीक है, किसकी वैल्यू बताता था? Na और ND की वैल्यूज। चलो लिख लेते हैं अपन। तो आपको शायद ध्यान हो, ये मैंने पहले फर्मी एनर्जी में पढ़ाया हुआ है। ये है कुछ N टाइप के लिए अगर बाय द वे मैंने ये बोला हुआ है द डोपिंग कंसंट्रेशन इज टू लार्ज सच दैट द ND इज मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Ni, तो आप N को बोल सकते हैं N ऑफ D इज इक्वल्स टू ऑफ Ni एक्सपोनेंट ऑफ EF माइनस ऑफ EFI डिवाइडेड बाय ऑफ KT। ऐसे कुछ है। और यहां बेसिकली निकालना क्या है मेरे को? N टाइप में या N रीजन में EF और EFI के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस तो निकालना है। मेरा बेसिक फोकस ये है। तो यहां से EF माइनस ऑफ EFI निकाला जा सकता है, माइनस ऑफ EFI निकाला जा सकता है। टेल मी व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ इट? इट विल बी KT टाइम्स ऑफ ln ND डिवाइडेड बाय ऑफ Ni। ऐसे कुछ है। सिमिलरली P साइड के लिए इफ द डोपिंग इज क्वाइट लार्ज, तो ये होगा N ऑफ A इज इक्वल्स टू ऑफ Ni एक्सपोनेंट ऑफ, इट विल बिकम EFI माइनस ऑफ EF डिवाइडेड बाय ऑफ KT
एंड हेंस यहां निकालना मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पी साइड के लिए EFI माइनस ऑफ EF, तो ये होगा EFI माइनस ऑफ EF इज इक्वल्स टू ऑफ KT ln, एंड हियर इट्स गोना बी, ध्यान देना थोड़ा सा, NA बाई ऑफ NI, ठीक है। तो मेरे को, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे को EF माइनस ऑफ EFI जो है वो किसके बराबर है, Q टाइम्स ऑफ फाई FP के बराबर है, सॉरी EF माइनस ऑफ EFI जो है Q टाइम्स ऑफ फाई FN के बराबर है। सिमिलरली EFI माइनस ऑफ EF जो है वो Q टाइम्स ऑफ FP के बराबर है। तो ये किसकी वैल्यू हुई मेरे भाई, ये किसकी वैल्यू हुई, क्लियर रखना, ये है Q टाइम्स ऑफ फाई FN की वैल्यू, और ये जो है वो किसके बराबर है, Q टाइम्स ऑफ फाई FP की वैल्यू। तो यहां से फाई FN और फाई FP तो आसानी से निकल गया है, और वहां से वी बिल्ट इन निकल चुका हुआ है। तो वी बिल्ट इन जैसे आपने देखा, मॉड ऑफ फाई FN कितना होगा भाई, ये होगा KT बाई Q ln ND बाई ऑफ NI प्लस फाई टाइम्स ऑफ FP आप निकाल सकते हो, Q नीचे जाएगा तो इट विल बिकम KT बाई Q ln NA बाई ऑफ NI, और जब आप इसका क्या करेंगे, लॉगरिथमिक सम लेंगे, KT बाई Q तो कॉमन है, तो यहां से रिजल्ट जो आपके हैंड में रिजल्ट करेगा दैट इज KT बाई Q ln NA ND डिवाइडेड बाई ऑफ NI स्क्वायर, which is one of the very important outcome as far as the gate is concerned और डायोड is concerned। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, वे बिल्ट इन का जो रिजल्ट आ रहा है वो है कितना, KT बाई Q, और KT बाई Q तो वैसे भी वोल्टेज होता है, ये आना ही पड़ेगा, ln NA इंटू ND डिवाइडेड बाई ऑफ NI स्क्वायर। आज के बाद से इसको ध्यान रख के चलें। वी बिल्ट इन की वैल्यू जो होगी वो होगी KT बाई Q ln NA ND डिवाइड बाई ऑफ NI स्क्वायर, जहां NA है वो है डोपिंग कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ पी साइड, डेफिनेटली एक्सेप्ट आर एटम्स की आप क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। ND जो है वो क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ डोनार एटम टुवर्ड्स एन साइड, डिवाइड बाय ऑफ NI क्या होगा भाई, अगर आपने एक क्या लिया है, मटेरियल लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस मटेरियल का NI, चाहे वो यूजुअली जर्मेनियम होगा या सिलिकॉन होगा, आजकल गैलियम आर्सेनाइड भी यूज करने लगे हैं। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां से आप वी बिल्ट इन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बैंड बेंडिंग सबको क्लियर हुआ कि बैंड बेंडिंग से आप क्या देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में बैंड बेंडिंग होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा वहां बैंड बेंडिंग नहीं होगा, इस रीजन में कोई बैंड बेंडिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका जो EF है वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में एक क्या होगा, कंटिन्यूअस लाइन होगा विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। EF जो है EFI के नीचे है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये P टाइप का मटेरियल है, और सिमिलरली यहां जो EF है EFI के ऊपर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये N टाइप मटेरियल है। जितना आपके किसमें बैंड में डेविएशन हुआ है वो बेसिकली अकाउंट करेगा Q टाइम्स ऑफ VBI को, चाहे वो आप ये देख लो, चाहे वो आप ये देख लो, चाहे वो आप ये देख लो। मैंने Q इंटू VBI को बेसिकली रिलेट किया या कनेक्ट किया दो अलग अलग पार्ट में, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, Q टाइम्स ऑफ वी बिल्ट इन के बराबर होगा। फर्मी एनर्जी के थोड़े कॉन्सेप्ट्स को मैंने रिकॉल किया एंड एट लास्ट आई कुड गेट द वैल्यू ऑफ वी बिल्ट इन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहां से एक चीज ध्यान देना, कल के दिन अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन NA और ND बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वी बिल्ट इन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन रेट उतना तगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NA और ND किससे फंसे हुए हैं, लॉन से फंसे हुए हैं। तो कोई भी अगर X जो है फास्ट रेट से अगर इंक्रीज कर रहा है तो लॉग ऑफ X जो होगा उतना फास्ट रेट से इंक्रीज नहीं करेगा, ये मैथ्स का पार्ट है। बट एनीवेज वन थिंग इज क्वाइट श्योर, इफ NA and D इंक्रीजेस वी बिल्ट इन विल इंक्रीज। सो आई थिंक इसके बारे में एक फेयर आइडिया होगा, किसके बारे में, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये जैसे ही होता है, नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट दी, अब जो नया कर्व बना रहा हूं वो कर्व है, ध्यान देना, लेट्स टेक इट्स एक्स एक्सिस, और ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो वी, डेफिनेटली इट्स गोना बी कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना ये रीजन न्यूट्रलाइज्ड है, ये रीजन न्यूट्रलाइज है, तो यहां वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जो नॉन न्यूट्रल रीजन्स हैं ये और ये, यहां क्या आएंगे, चार्ज आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे भाई, चार्ज क्या है, वॉल्यूम के फॉर्म में स्प्रेडेड है। आप चाहोगे तो 3D स्ट्रक्चर में अगर आप डायोड देखते हैं तो कहीं ना कहीं डायोड का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। मैं इस डायरेक्शन से देखता हूं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, किस रीजन में, आपके निगेटिव आयोन रीजन में, या फिर मैं बोलूं डिप्लीशन टुवर्ड्स द पी साइड, वहां अगर आप चार्ज देखेंगे तो डेफिनेटली चार्ज विल नॉट बी जीरो। तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना रखा हुआ है, मैं इसकी स्टडी लेफ्ट में भी करूंगा और कहां करूंगा, राइट में भी करूंगा। तो देख के समझ में आ रहा है कि लेफ्ट में जो चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वो निगेटिव होगी।
मैंने ले लिया, और राइट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी ले लिया मैंने, और इसके बाद ये क्या होगी, जीरो होगी, ये भी आपको नोन होना चाहिए। अग्री कर रहे हैं? और इसको फ्लैट बनाने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि इस पूरे के पूरे डायोड के कैलकुलेशन के लिए मैंने एक बेसिक अजम्पशन लिया हुआ है, और वो अजम्पशन ये है कि कायदे से आपका जो डायोड है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। देखो, तो अगर मैं रो वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो कहानी ऐसी है साहब कि कायदे से जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुए होंगे, लेफ्ट से राइट गए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां क्या हुए होंगे, होल्स के साथ मर्ज हुए होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से लीव हुए हैं उतने एटम्स जो हैं वो आयनाइज्ड हुए हैं, और एक एटम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन लीव किया गया तो कहीं ना कहीं एक एटम जो है कितना चार्ज कंटेन किया, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कहीं है, लेकिन जो डिसबैलेंसी के बाद चार्ज कंटेन किया गया वो कितना है, 1.6 × 10⁻19। जिसने लूज किया वो पॉजिटिव और जिसने गेन किया वो नेगेटिव। लूज और गेन करेगा कौन, कहीं ना कहीं इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन। यहां जो होगा वो क्या होगा, डोनार, और यहां जो होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर। तो कायदे से आप क्या करेंगे, यहां डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन ND को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, Q से, किससे, Q से। और सिमिलरली आप लेफ्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -Q से। क्लियर रखना यहां पर, Q और -Q जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, 1.6 × 10⁻19 है। राइट के लिए प्लस और लेफ्ट के लिए माइनस, या फिर जो आपका क्या होगा, N रीजन वो होगा पॉजिटिवली आयोन्ड, और जो आपका N साइड होगा वो क्या होगा, निगेटिवली आयोन्ड। और इसके फ्लैट होने के पीछे रीजन है कि कायदे से आपने जो क्या लिया है, डायोड लिया है, वो कहीं ना कहीं क्या है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। इसका मतलब NDX के रिस्पेक्ट में चेंज लेफ्ट और राइट कहीं भी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली रो वी ऑल्सो हैज टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द रीजन ऑफ द डिप्लीशन, आइदर द लेफ्ट साइड आइदर द व्हाट, राइट साइड। अब यहां जो जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, किसके लिए, यूनिफॉर्मली डोप्ड, उसको बोला जाता है अब्रप्ट जंक्शन। क्यों अब्रप्ट जंक्शन, क्योंकि यहां जो चार्ज डेंसिटी है वो अब्रप्टली किसी एक सर्टेन निगेटिव वैल्यू से कहां चली गई है, पॉजिटिव। कोई जरूरी नहीं निगेटिव पॉजिटिव हो, कल के दिन Na का भी हो सकता था, ND का भी हो सकता था। तो यहां जो चार्ज डेंसिटी है वो अब्रप्ट क्या हुई है, चेंज हुई है। तो कायदे से अब्रप्सी के कारण बेसिकली मैं यहां जो जंक्शन का नेचर यहां क्या करने की कोशिश करता हूं, इवेल्युएट करने की कोशिश करता हूं। तो जंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अब्रप्ट जंक्शन। लिखेंगे नोट, नोट, ये फिगर पूरा नीचे बनेगा, नोट कहीं अलग लिखना, लिखोगे नोट, नोट। इन यूनिफॉर्म डोप्ड PN जंक्शन डायोड, द नेचर ऑफ द जंक्शन, तो यहां जो जंक्शन है इसको मैं बोल सकता हूं अब्रप्ट जंक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको स्टेप जंक्शन। स्टेप फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है। स्टेप का मतलब होता है कि एक अब्रप्ट चेंज है। जैसे आप सीढ़ियों में भी चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, तो आप एक लेवल पे होते हो और दूसरा लेवल जो होता है अब्रप्टली क्या होता है, चेंज होता है। तो ये जो जंक्शन है वो किस टाइप का जंक्शन है, ध्यान देना। जो आपने स्टडी की है वो क्या है, अब्रप्ट जंक्शन, या फिर क्या बोला जाता है, स्टेप जंक्शन। तो अगर आप यूनिफॉर्म डोपिंग करेंगे तो आपको जो जंक्शन मिलने जा रहा है वो इसी काइंड का मिलने जा रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन इट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गई बात है, क्या बोल रहा हूं मैं। आप चाहो तो एक नेक्स्ट कर्व भी बना सकते हो, मैं नीचे बनाऊंगा। ये कर्व इसलिए है भाई कि अगर आप Na-ND का अगर कर्व देखते हैं या ग्राफ देखते हैं तो Na-ND, तो ध्यान देना Na-ND जो सर्टेन रीजन ऑफ P साइड और सर्टेन रीजन ऑफ N साइड में क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कर्व कुछ ऐसा है, ये आप इसको आगे ले जा सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि यहां जीरो होगा। डोपिंग तो थ्रू आउट द क्या है, रीजन ऑफ P और थ्रू आउट द रीजन ऑफ N क्या है, सेम है। लेकिन केवल इस रीजन में क्या हुआ है, आयनाइजेशन हुआ है, इसीलिए आपको जो रो वी मिल रहा है केवल किस रीजन में मिल रहा है, 0 से लेके -XP और 0 से लेके XN। लेकिन आपका जो Na-ND जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके लेफ्ट एज ऑफ द डायोड तक होगा और 0 से लेके राइट एज ऑफ द डायोड तक होगा। तो इसको आगे तक लेके जाएंगे आप। और ये बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये जो नया कर्व है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जो क्या प्रोफाइल है वो क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग का प्रोफाइल है। ये क्या है, यूनिफॉर्म डोपिंग। ठीक हो गई बात। और एक मजेदार चीज ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां माइग्रेट किए होंगे उतना ही चार्ज यहां बनेंगे और उतना ही चार्ज यहां बनेंगे। बट इंपॉर्टेंट बस डिफरेंस ये होगा कि यहां जितना आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही यहां क्या नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा रीजन में अगर मैं चार्ज देखता हूं तो +Q होगा और इस रीजन में चार्ज जो होगा वो क्या होगा, -Q होगा। इसे पार्ट लिया। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा
ये जो आपके पास क्या बना है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बना है ना, इससे कायदे से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं इसके लिए रिकॉल करूंगा पोज़ा इक्वेशन। पोज़ा इक्वेशन ध्यान देना, आप अभी तो नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तबाही तरीके से पढ़ेंगे, उसमें इतना स्ट्रेट भी नहीं है जैसे पढ़ा दिया जाता है। तो पोज़ा इक्वेशन जो है डेल स्क्वायर क्या है, v इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ रो वी डिवाइड बाय ऑफ एप्सिलॉन। ठीक, यहां से मेरा बेसिक अजम्पशन या बेसिक कैलकुलेशन ये है कि आपका जो v है वो केवल किसी एक डायरेक्शन में परसिस्ट करता है। अगर आप इसको क्या करें, ओपन करें, v क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डेल स्क्वायर कुछ नहीं है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज अ डो स्क्वायर v डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v डिवाइड बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v डिवाइड बाय डो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ रो v डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अग्री करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि डायोड में जो V का वेरिएशन है वो केवल किस अलोंग है, x डायरेक्शन के अलोंग है, y और z के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये आपका x एक्सिस है और ये जो ऊपर और आगे पीछे जा रहे हो ना आप, वो क्या है, बेसिकली चेंज इन y एंड z है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो वोल्टेज है वो केवल इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, जो एक सही असम्पशन है कि डायोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर आप मूव करके कोई से भी पॉइंट को ट्रेस कर रहे हैं, वहां वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वोल्टेज केवल किस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, तो इन सबको तो गायब किया जा सकता है। और वैसे भी यार कल के दिन डायोड का एक्स डायरेक्शन में रख के कैलकुलेशन करो ना, ज़्यादा आसान होगा। अब डायोड को तो ऐसा भी रख सकते हो कल के दिन, बोले सर इसमें तो एक्स वाई जेड सब चेंज हो रहा है। अरे भाई तो वो काहे टेंशन लोगे, आप केवल एक डायरेक्शन में रखो, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड, और खुश रहो दो कंपोनेंट को जीरो करके। तो यहाँ से आया डो स्क्वायर वी डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर वी डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, डो स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ रो वी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है यार, मुझे चाहिए ई होता क्या है, अब ये देखना, ई इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स। माइनस को सबसे पहले इधर शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस डी डो स्क्वायर वी डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर तो हो ही चुका है, तो ये कुछ नहीं होने जा रहा है, ये होगा, ये कितना होगा, इज इक्वल्स टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन ओवर डी एक्स। ई एप्सिलॉन है क्या भैया, एप्सिलॉन कुछ नहीं होगा, परमिटिविटी ऑफ द बेस मटेरियल होगा, कि आपने पूरा का पूरा डायोड सिलिकॉन के ऊपर बनाया है या जर्मेनियम के ऊपर बनाया, तो या तो ऐसा ही होगा या फिर क्या होगा, जी होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। रोवी का आपने कर्व ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, रोवी का कर्व है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसका एरिया अंडर दी कर्व लेना है, कहां से कहां तक, जहां से स्टार्ट हुआ है टिल द पॉइंट जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए। अग्री करते हैं। तो अब ध्यान देना, अगर आप इसके लेफ्ट से एरिया अंडर द कर्व अगर आप अकुमुलेट करते जाएंगे भी, तो कायदे से आपके रो वी ने तो कोई एरिया बनाया ही नहीं है टिल x इज इक्वल्स टू ऑफ x माइनस पी, उसके बाद से एरिया क्या होना चालू हुआ है, एनकाउंटर होना चालू हुआ है। एनीवेज यहां ध्यान देना, जो रो वी है वो क्या है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो कांस्टेंट भी क्या है, निगेटिव वैल्यूड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बनने जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अग्री करते हैं। तो चलिए अब मैं ध्यान देता हूं किस पे, अब मैं ध्यान दे रहा हूं आपके ई पे, जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर बाय द वे मैं लेफ्ट से अगर क्या करना चालू करूं, एरिया अंडर द कर्व अकुमुलेशन करना चालू करूं, तो देख के समझ में आएगा यहां तक तो कोई एरिया नहीं, तो यहां तक इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी यहां तक। इसके बाद एरिया अकुमुलेट होना चालू हुआ, एरिया वो भी क्या निगेटिव सेंस में अकुमुलेट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, निगेटिव साइड में जाएगा। यार मैंने मैथ्स में पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, मैंने इंटीग्रेशन एक्सक्लूसिवली डील किया हुआ है, बहुत मजेदार इंटीग्रेशन डील किया है। तो यहां अगर आप इंटीग्रेशन आप मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करोगे तो आउट हो जाओगे, ध्यान देना, ध्यान दो, वहां जाके आपको पढ़ लेना अगर कोई भी डाउट होगा। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी है, सी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी एक्स होता है, लेकिन सी अगर निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, एक निगेटिवली स्लोप्ड लाइन होगा, ये हुआ। ठीक, एक मजेदार फैक्ट ये है कि आपके पास जो एरिया यहां है ना, वही एरिया यहां भी है। किस खुशी में है, क्योंकि दोनों के पास चार्ज जो है वो क्या है, सेम है। तो या फिर मैं बोलूं कि दोनों के पास चार्ज डेंसिटी एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस बैलेंस करेंगे। इसका मतलब अब इसके बाद आपके पास एक सी है जो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी एक्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 ऑनवर्ड्स क्या होगा, एक पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो ये एरिया इसने जितना भी अकुमुलेट किया फ्रॉम x इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपी टिल x नॉट, अब वो एरिया में से अब क्या होगा, पॉजिटिव एरिया जुड़ना चालू करेगा। इसका मतलब निगेटिव एरिया में से पॉजिटिव एरिया जुड़ना चालू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ई का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे रेज करेगा, और लास्ट में जाके जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू ऑफ xn पे पहुंचते हैं, ये और ये एरिया सेम है, तो एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां, यहां से यहां तक वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो देख के समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो खत्म हो लिया है यहां से। और ये जो कर्व बनाया है ना आपने, ये
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस एक्स। तो आपने एक चीज ध्यान दिया यार, ई नीचे बना है या ऊपर बना है कुछ ज्यादा मतलब का नहीं होता यार, मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, मुझे ये तो पता है कि ई जो है वो किस डायरेक्शन पे है, राइट से लेफ्ट। या फिर मैं बोल सकता हूं अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मैंने राइट लिया है तो ई का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो चलो ये नीचे बन गया है। बट यहां से इंपॉर्टेंट अभी भी केवल केवल इससे निकालना होगा क्या, मैग्नीट्यूड। आपने एक चीज ध्यान दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ना पूरे के पूरे से रीजन में मैक्सिमम कहां है, मेट्रोलॉजिकल जंक्शन पे। रीजन भी है, कल के दिन अगर पी ना हो के एन होता तो ये पूरा का पूरा कर्व ऊपर की तरफ बनता, और ये अगर एन ना हो के पी बनता तो ये नीचे की तरफ बनता, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाता उसके बाद फिर नीचे आता। लेकिन अभी भी जो ई मैक्स बनता वो बनता कहां, जहां कायदे से एक पोलैरिटी खत्म हुई और दूसरी पोलैरिटी चालू हो रही है, बोले तो कहां, मेट्रोलॉजिकल जंक्शन पे। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां समझ में आया कि आपका जो मेट्रोलॉजिकल जंक्शन पे ई जो होगा मेट्रोलॉजिकल जंक्शन पे वो क्या होगा, ई मैक्स होगा, ई मैक्सिमम होगा। कितना होगा भाई, एरिया नदी कर्व होगा। किसका एरिया नदी कर्व निकालना है, रो वी का एरिया नदी कर्व निकालना है। ये जो विड्थ था मैंने पहले भी बोला था, ये है माइनस ऑफ एक्स पी, और ये होगा आपका क्या, एक्स ऑफ एन। ये विड्थ निकाल लो भाई, ये विड्थ निकालो, ये एरिया और ये एरिया तो सेम हो गई ना, और उस विड्थ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया नदी कर्व निकालना है। चलो तो यहां से अगर एरिया नदी कर्व निकालना ही हुआ तो सबसे पहली बात तो इसका विड्थ देखो, विड्थ कितना है मेरे भाई, एक्स पी, ठीक। हाइट कितना है इसका, क्यू टाइम्स ऑफ एन ए, क्यू टाइम्स ऑफ एन ए, अग्री करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज भी ध्यान देना, तो इनका केवल जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से कनेक्ट नहीं करेगा। यहां बेसिकली आपको एरिया अंडर द कर्व ऑफ रो वी तो निकालना ही निकालना है, साथ में क्या करना है, एप्सिलॉन से डिवाइड भी करना है। तो ये आपने एरिया अंडर द कर्व तो निकाल लिया, किस रीजन का, इस रीजन का। अब आपको क्या करना होगा, एप्सिलॉन से डिवाइड भी करना होगा ये। या फिर राइट का भी एरिया अंडर द कर्व सेम होता है, आप उसको भी इवेलुएट कर सकते हो। ये होगा एक्स ऑफ एन क्यू, साथ में एन की जगह में होगा एन डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और इसको आज के बाद से लिख सकते हो, ये होगा ई मैक्स। और या फिर मैं बोलूं ये जो है ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 मेट्रोलॉजिकल जंक्शन, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आउटकम और भी समझ में आया, देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना तो एक मजेदार चीज समझ में आ रही है। एप्सिलॉन एप्सिलॉन गया, क्यू क्यू गया, तो एक्स पी इंटू एन ए इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स एन इंटू एन डी। इसका सीधा सा मतलब ये है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि आप ये जो है वो क्या है, एक्स पी है, और ये क्या है, क्यू टाइम्स ऑफ एन ए है, ये क्या है, एक्स एन है, ये क्या है, क्यू टाइम्स ऑफ एन डी है। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर है, क्यू तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसका मतलब ये जो रीजन का एरिया है और ये जो रीजन का एरिया है वो क्या होगा, सेम भी होगा। तो इसका मतलब आप हो सकता है कि कल के दिन अगर एक्स पी छोटा निकले तो इसके विड्थ को क्या, इसके हाइट को बड़ा होना पड़ेगा, और कल के दिन ये हो सकता है एक्सन बड़ा निकले तो इसके हाइट को छोटा होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो ये एरिया होगा ना और ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो कल के दिन केस ऐसा भी हो सकता था, ये देखो कल के दिन केस ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका माइनस क्यू का रीजन है और ये क्या है, प्लस क्यू का रीजन है। यहां क्या है, ध्यान देना, ये वर्टिकली अलाइंड है, ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। लेकिन अभी भी पंगे ये हैं कि कायदे से यहां और यहां क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व को सेम होना पड़ेगा, सच दैट क्यू एंड माइनस क्यू विल हैव द सेम वर्थ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मेरे हिसाब से अब ई मैक्स तो निकल गया है भाई। और एक चीज बताऊं मैं, अगर किसी भी एक पॉइंट पे अगर ई की वैल्यू पूछ ली गई, किसी भी एक पॉइंट पे ई की वैल्यू पूछ ली गई, कुछ नहीं करना है, इससे पहले पहले आप क्या करो, एरिया अंडर द कर्व निकालो, नीचे क्या लिखो, एप्सिलॉन लिखो। यहां भी पूछ लिया गया, इससे पहले पहले किसका, इससे पहले पहले एरिया अंडर द कर्व निकालो और डिवाइड में क्या कर लो, एप्सिलॉन कर लो। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना आता होगा, जहां आपने ई मैक्स की वैल्यू निकाल ली, ये जो है आपका कुछ नहीं है, माइनस ऑफ एक्स पी है, और ये जो है कुछ नहीं है, प्लस ऑफ एक्स एन है। और कई बार आपको ये ग्राफ दिया होता है, आप यहां से यहां पहुंच सकते हो, इसका एरिया अंडर कर्व या इसका इंटीग्रेशन ये था, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंशिएशन होगा या फिर जो स्लोप होगा वो इवेल्युएट करके देगा आपको क्या, क्या क्यू टाइम्स ऑफ एन डी। बोलो क्या होगा ये, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। देखो तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ध्यान देना, कहां गया कहां गया, हियर इट इज। जो ई था, ई वॉज 1/एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी एक्स। आप एक काम करो, सबसे पहले
इंटीग्रेशन तो जा चुका होगा, बचेगा रो वी। अब रो वी का भी अलग अलग फंडा होगा, ध्यान देना। रो वी लेफ्ट साइड के लिए किसके बराबर होगा, क्यू टाइम्स ऑफ एन ए के, और राइट साइड में किसके बराबर होगा, क्यू टाइम्स ऑफ एन डी के। तो यहां से समझ में आता है जो स्लोप है ना वो किसके बराबर है, 1/एप्सिलॉन इंटू रो वी। रो वी जो होगा पी साइड के लिए क्या होने जा रहा है, क्यू टाइम्स ऑफ कितना, एन ए। इसको लिख लो माइनस, निगेटिवली स्लोप्ड है। और राइट साइड के लिए कितना होगा, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन इंटू व्हाट, एन डी। तो यहां से ऐसा है कि कल के दिन स्लोप से भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से आप बेसिकली जा सकते हो कहां पर, अपने बैंड बेंडिंग पे भी। इतना खत्म हो जाने के बाद नेक्स्टली, और इसके बाद मैं जाऊंगा कहां पर, बिल्ट इन पोटेंशियल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ट इन पोटेंशियल पे। बिल्ट इन पोटेंशियल जो होगा वो होगा वी नो वी इज इक्वल्स टू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स। वैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक। तो वी बिल्ट इन कुछ नहीं कर रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का कर्व था ना उसको पहले तो माइनस का मतलब आप इसको ऊपर ले जाओ, फ्लिप कर लो, इस माइनस को अंदर भी तो ला सकता हूं। तो ये ई डी एक्स का कर्व है, माइनस ई डी एक्स का कर्व ऊपर होगा। अब उसको मेरे को क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। वो भी निकालना कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो आप ये मान के चलेंगे माइनस एक्स पी से लेकर कहां तक, एक्स इक्वल्स टू 0 तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो था वो क्या था, लीनियरली इंक्रीजिंग था। अगर लीनियरली इंक्रीजिंग था तो ये एक स्ट्रेट लाइन था जिसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। स्लोप अगर पॉजिटिव होगा उस स्ट्रेट लाइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला होगा। पढ़ा हुआ है मैंने ना, ज्यादा टेंशन मत लेना। क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला, ये। उसके बाद ध्यान देना, ये ऊपर जा चुका है। उसके बाद लाइन क्या है, निगेटिवली स्लोप्ड है। निगेटिवली स्लोप्ड होगा तो कायदे से इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, लोअर फेसिंग पैराबोला होगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, पैराबोला बनेगा जो लोअर फेसिंग है ये। और ये जो नेट डिफरेंस आएगा ना ये होगा वी बिल्ट इन। अरे निकालना क्या बड़ी बात है, कुल मिला के कुछ नहीं करना भाई, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, वी बिल्ट इन निकाल लो। और ये जो होगा, ये यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, ये कर्व बनाया मैंने v वर्सेस x, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इस रीजन तक का एरिया अंडर द कर्व। तो वी बिल्ट इन निकालना बड़ा आसान है भाई। अगर ये वैल्यू निकालोगे तो इस रीजन का एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है, ट्रायंगल बन रहा है, हाफ टाइम्स ऑफ दिस एंड दैट, और ये क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ दिस एंड दैट। तो ओवरऑल वी बिल्ट इन अगर कोई निकालना चाहे तो ये होगा, सबसे पहली बात तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, हाफ कॉमन होगा, हाफ कॉमन होगा। दूसरी चीज, ट्रायंगल का जो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा बेस लेंथ डिवाइडेड बाय ऑफ इट्स हाइट। और इसकी हाइट जो है वो क्या है, ई मैक्स है, और इसका जो क्या है बेस लेंथ है वो कितना है, एक्सपी है। तो ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ ई मैक्स। तो कॉमन है यार दोनों में, चाहे आप ये एरिया निकाल लो चाहे ये एरिया निकाल लो। एक काम करो, ई मैक्स भी बाहर निकाल लो, ई मैक्स भी बाहर निकाल लो। बचा क्या आपके पास, ध्यान देना, xp प्लस ऑफ xn, और यहां से v बिल्ट इन की वैल्यू आपके हाथ में आती है, वो होता है कितना, देखो कितना, e max into w divided by of 2, and what is the w over there, w is nothing but the depletion width, the complete width। और चाहो तो आप यहां से एक कैलकुलेशन और भी निकाल सकते हो। तो e max को आज से निकाला जा सकता है क्या, v built in which is getting multiplied with 2 divided by of w। तो आप अगर बाय द वे ये डिटेल्स नोन है तो आप आसानी से वी बिल्ट इन की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ई मैक्स क्या है, ई मैक्स तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, क्यू टाइम्स ऑफ, या फिर क्यू टाइम्स ऑफ एक्सपी एन ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन, या फिर क्यू एन टाइम्स ऑफ एन डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। वहां से क्या कर सकते हो आप, आसानी से वी बिल्ट इन की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा पढ़ लिया। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम लगातार पूछे गए हैं गेट में। आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से छोटे छोटे नोट्स जरूर बना के लिखते जाना। तो मेरे हिसाब से ये सब के सब कर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कर्व ये हुआ, ये है बैंड बेंडिंग का कर्व। दूसरा जो कर्व हुआ वो ये हुआ, ये है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रोवी का कर्व। तीसरा कर्व हुआ Na-ND, या फिर मैं बोल सकता हूं डोपिंग प्रोफाइल का कर्व। नेक्स्ट जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का कर्व। चौथा जो हुआ वो है बिल्ट इन पोटेंशियल का कर्व। तो इतना कर्व आपको नोन होगा तो कहीं ना कहीं आप इससे आसानी से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस तो कर ही लोगे। इसे पढ़ लिया। बस इसमें से एक लास्ट कंक्लूजन निकालता हूं, उसके बाद अपन डन करेंगे, आगे लेंगे इसके थ्योरी को इसके जस्ट बाद की वीडियो में। देखो यहां से मुझे एक चीज समझ में आया, XPNA इज इक्वल्स टू ऑफ XNND, हाँ कि नहीं। तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि XP डिवाइडेड बाई ऑफ XN इज इक्वल्स टू ऑफ ND डिवाइडेड बाई ऑफ NA। यहां से ये समझ में आया कि आपका XP बड़ा होगा XN से
when ND is greater than NA or it's reversed, XP is lesser than XN, NA is lesser than ND। देख सकते हो भैया ND अगर NA से बड़ा हुआ, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और XN जब मल्टीप्लाई करेगा किससे, एक से बड़ी वैल्यू से, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है XP इज ग्रेटर देन XN। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप N साइड की डोपिंग बढ़ाते जाएंगे तो आपका डिप्लीशन रीजन कहां पेनिट्रेट करेगा, P साइड में, और सिमिलरली अगर आपने P साइड की डोपिंग बढ़ाई तो आपका डिप्लीशन जो है वो कहां पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, N साइड में। और यही इस चीज को क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे प्रॉब्लम लगातार पूछे गए हैं। इससे हो गया, ये वाले फॉर्मूला से हो गया, और हाँ इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछे गए हैं। इस कर्व को आजकल यूजुअली ग्राफिकली भी पूछ लिया जाता है। तो यार मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत आइडिया सबको आ गया होगा। अगर ये P और N ना हो के N और P होता, बैंड में बैंडिंग ऊपर की तरफ होता, ध्यान देना। सिमिलरली ऊपर की तरफ प्लस क्यू होता, नीचे की तरफ माइनस क्यू होता। सिमिलरली Na माइनस ND इधर माइनस इधर प्लस होता। सिमिलरली E जो है वो एरिया अंडर द कर्व है, किसका, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाता, अभी भी मैक्स के लिए फॉर्मूला वही वैलिड होता। और ये वी बिल्ट इन ऐसा ना जाके कहाँ जाता, ऐसा जाता। तो ओवरऑल कंसेप्ट में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू अकोमोडेट दिस ऑल कंसेप्ट्स और ऑल अंडरस्टैंडिंग्स। कल के दिन यह भी हो सकता है कि डोपिंग यहाँ कम है और डोपिंग यहाँ ज़्यादा है। अगर डोपिंग यहाँ कम है तो यहाँ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, डोपिंग यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पेनिट्रेशन कम होगा। तो पूरा का पूरा कहानी होगा कि ये यहाँ आ चुका होगा और ये भाई साहब यहाँ जा चुके होंगे, लेकिन अभी भी ध्यान देना इसका एरिया अंडर द कर्व सेम रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा वाइडन होगा और ये ज़्यादा क्या होगा, हाइटर होगा। और उसके लिए भी कैलकुलेशंस आप आसानी से कर सकते हो। इज इट पार्ट क्लियर? तो ओवरऑल अगर बाय द वे उसको भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, साथ में लिखते जरूर जाना, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो कल के दिन ऐसा भी हो सकता था। कल के दिन ये भी हो सकता था। ये आपका डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन कुछ ऐसा हो सकता था, ये मैं बोल सकता हूँ डिप्लीशन रीजन। ये x इज इक्वल्स टू 0 है, ये x इज इक्वल्स टू हो सकता था माइनस XP, और ये हो सकता था x इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस XN। ये कब के लिए पॉसिबल होगा, XP की तरफ या फिर P के साइड आपका डोपिंग क्या है, ज़्यादा है, सॉरी क्या है, पेनिट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है डोपिंग एट N साइड इज ग्रेटर देन द डोपिंग एट P साइड। ठीक, उस केस में भी आपने क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बनानी होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनने जा रहा है। देखो मैं केवल कन्फाइन कर रहा हूँ अपनी स्टडी माइनस ऑफ XP और XN के बीच में। तो यहाँ एक चीज़ तो ध्यान देना, यहाँ जो डोपिंग होगा वो क्या होगा, डोनार होगा, और यहाँ क्या होगा, एक्सेप्टार होगा। तो ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। देखो ये होगा आपका, ये होगा Na इंटू Q, और ये होगा ND इंटू Q। और अभी भी मज़ेदार फैक्ट ये है कि दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दोनों का एरिया सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वो केवल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण आया है। तो जितना चार्ज यहाँ परसिस्ट करेगा उतना ही चार्ज यहाँ भी परसिस्ट करेगा। और जो फॉर्मूलाज निकाले हैं ना, एवरीवेयर द एवरी फॉर्मूलाज आर वर्किंग फाइन, जस्ट केवल उसमें मेथोडोलॉजीज में चेंज आएगा और इसका इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे जो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एड्रेस वेरी वेल। इज इट पार्ट क्लियर? तो ये देख के समझ में आ रहा है कि सर कहीं ना कहीं आपका XP की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर विद XN। इसका सीधा सा मतलब है ND इज ग्रेटर देन NA। बट ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ तो चेंज आ चुका है, वो यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा ये चेंज, और वही चेंज यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। आई थिंक यू विल बी एबल टू कंसोलिडेट दो स्ट्रक्चर वेरी वेल। अगर यही केस P और N की जगह में N और P का होता, N और P का होता, तो ये NaQ की जगह में नीचे आता NdQ और ऊपर आता NaQ। ये पूरा का पूरा ग्राफ पलट चुका होता, ये ऊपर चला गया होता, ये नीचे आ गया होता, ये फ्लिप हो चुका होता। तो आई थिंक आपके पास एक फेयर आइडिया होगा। तो अगले वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलते हैं। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।